गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है निर्माण। स्टूडेंट्स, इस कविता के कवि का नाम है कवि हरिवंश राय बच्चन जी। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक चिड़िया का उदाहरण देकर बताया है कि निर्माण कभी रुकना नहीं चाहिए। विनाश के बाद निर्माण स्वतः ही होता रहता है, तो मनुष्य को भी अपने जीवन में आशावादी बनना चाहिए। कविता को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लर्निंग आउटकम्स जान लें कि आप इस कविता को पढ़ने के बाद अंत में क्या कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इस कविता के अंत में कविता के संदेश, लगातार पुरुषार्थ करने व भविष्य के प्रति आशावान बने रहने के संदेश को स्पष्ट कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को लगातार पुरुषार्थ करने व अपने भविष्य यानी कि फ्यूचर के लिए आशावान यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखने का जो संदेश दिया है, आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रयत्न से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण द्वारा बता पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। कविता में कवि ने भी प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा ये स्पष्ट किया है, एक्सप्लेन किया है, आप उसे बता पाएंगे। कविता में आए तत्सम शब्दों क्रोध, नभ, नव, निर्मित का तद्भव रूप लिख पाएंगे। आप तत्सम शब्दों और तद्भव रूप को बता पाएंगे कि तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग होते हैं और उनका हिंदी में जो निर्मित, नव, नभ, क्रोध इन शब्दों का तद्भव रूप है, आप उसे बता पाएंगे, आप उसे लिख पाएंगे। कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिख पाएंगे। आप कविता का जो केंद्रीय भाव है उसको अपने शब्दों में लिख पाएंगे। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। स्टूडेंट्स, आपने कविता की पंक्तियाँ सुनी। आइए अब हम कविता की व्याख्या समझते हैं। आपने कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में भी नीड़ शब्द को पढ़ा था। नीड़ का मीनिंग घोंसला होता है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर आह्वान का मतलब होता है पुकारना, संदेश। व्याख्या आप इनकी करेंगे। हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया। धूल से भरे बादलों, धूल धूसर अर्थात धूल से भरे बादलों ने एकदम पृथ्वी को घेर लिया। इससे दिन रात के समान अंधकार युक्त हो गया। रात सा दिन, दिन रात के समान अंधकार युक्त हो गया। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। रात आई और काली, और उसके बाद रात और अधिक अंधेरे वाली रात आई, काली रात आई। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। कवि कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है मानो
अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा दिन नहीं होगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण कण और जीव जगत भयभीत हो गया। भीत मतलब डर गया, भयभीत। परंतु प्राची अर्थात पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया। इससे हे पक्षी निराश ना हो और प्रेम का निमंत्रण देकर फिर से निर्माण कार्य कर, नए घोंसले को निर्मित कर। इस तरह कवि ने कविता में एक पक्षी के आशावादी होने की बात की है। तो इसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, अपितु उन कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। यह इस कविता का संदेश है जो आप इस कविता में पढ़ रहे हैं। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। स्टूडेंट्स, आपने आगे कविता की पंक्तियां सुनी। अब हम इनकी व्याख्या समझते हैं। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। भूधर का मीनिंग सबको मालूम है। भूधर का मीनिंग होता है पर्वत। भीम कायावान का मीनिंग होता है भीम के आकार जितने विशाल और बड़े आकार के पर्वत। यहाँ पर भीम कायावान का मतलब है भीम के तरह विशाल और बड़े आकार के पर्वत। आंधी आने के कारण बड़े बड़े आकार में जो पर्वत हैं वह हिल उठे, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। विटप मीनिंग आप नोट कीजिए, विटप का वृक्ष। आंधी आने के कारण कवि यहाँ बता रहा है कि बड़े बड़े वृक्ष जड़ समेत उखड़ गए हैं। आंधी ने पर्वत और वृक्ष को भी हिला के रख दिया और वृक्ष भी गिर पड़े हैं। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। तो कवि कह रहा है कि हाय इतनी भयंकर आंधी का प्रभाव तिनको से बने घोंसलों को कैसे नहीं छू सकता था, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल वर घर। तो इतनी भयंकर आंधी ने घोंसलों को भी नहीं छोड़ा और इतने विनाश में क्या हुआ, कंकड़ पत्थर और ईंट से बने महल भी डगमगा गए। इतना विनाश होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। यह पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपना सीना ताने उड़ रहा था। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। यानी कि पक्षी इतना विनाश होने के बाद भी अपने अंदर का उत्साह, ऊंची उड़ान भरने का उत्साह नहीं छोड़ पाता और गर्व से सीना ताने उड़ रहा था। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा था, निर्माण में लगा था। अर्थात आशावादी दृष्टिकोण था पक्षी का। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर
नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। स्टूडेंट्स, आपने कविता की पंक्तियाँ सुनी। आइए अब हम इनकी व्याख्या समझते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। क्रुद्ध नभ, क्रोध से भरा हुआ नभ अर्थात आकाश के वज्र होता है कठोर, दंतों दांत, तत्सम शब्द है दंत, इसका तद्भव रूप है दांत। उषा प्रभात, सनराइज, मुस्कुराती यानी कि मुस्कुराती दिखाई देती है सुबह। अब इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। अब इनकी व्याख्या समझिए। आकाश में वज्र के समान कठोर दांत से सब कुछ निगल लेने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति हो, फिर भी कोमल उषा मीनिंग नोट कीजिए सनराइज, सूर्योदय, सहज रूप से नया सवेरा लेकर मुस्काती है। घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। खग पंक्ति पक्षियों का समूह। घोर गर्जनमय, घोर भयंकर आंधियां चलने के बावजूद भी बादलों से ढके गर्जना करते आकाश में पक्षियों के समूह पंक्तिबद्ध होकर, भय मुक्त होकर अपना सहज मधुर गीत गाते हुए बढ़ते जाते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। कवि यहाँ बता रहा है, एक छोटी सी चिड़िया इतना सब होने के बाद भी अपनी चोंच में एकमात्र तिनका लेकर जाती दिखाई दे रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। वह आंधी तूफानों को चुनौती देती है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। वह पवन 49 यानी कि आंधी तूफान को नीचा दिखाती है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया, तुमने मेरे हौसले को नहीं हिलाया, तुमने मेरे घोंसले को जरूर तोड़ा है, मेरे हौसले को नहीं तोड़ा। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। इन पंक्तियों में कविता का संदेश छिपा हुआ है। इन लास्ट पैराग्राफ में आप नोट कीजिए, कविता का संदेश छिपा हुआ है कि अपना घोंसला नष्ट होने पर भी चिड़िया रुकी नहीं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद निर्माण में जो सुख मिलता है वह किसी तरह दबाया नहीं जा सकता। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। यद्यपि प्रलय की समाप्ति पर सन्नाटा छा जाता है, निस्तब्धता मीन्स सन्नाटा छाना, पर वह स्थायी नहीं होता। स्थायी मीनिंग इसका होता है परमानेंट नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है। कठिनाइयाँ थोड़े समय के लिए इंसान को हिलाती हैं, लेकिन जब इंसान निर्माण में लग जाता है, सृजन में लग जाता है, सृष्टि का नवगान करने लग जाता है, तो विनाश का दुख भूल जाता है। यहाँ कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से यही बताया कि आंधी आने पर उसका घोंसला टूट गया, लेकिन चिड़िया घबराई नहीं। वह फिर से तिनके इकट्ठे करके अपने घोंसले का निर्माण करने लग गई। प्रलय की निस्तब्धता यानी कि प्रलय की समाप्ति पर जो सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी छा जाती है, वह स्थायी नहीं। उसके बाद फिर से निर्माण का गीत गाया जा सकता है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कवि यहाँ कह रहा है संसार में नीड़ का निर्माण, चिड़िया दोबारा अपने घोंसले का निर्माण कर रही है, तो संसार में मनुष्य अपनी कठिनाइयों के आगे रोए नहीं, परेशान नहीं हुए, वह भी आशावादी दृष्टिकोण को अपनाता हुआ दोबारा सृजन में, निर्माण में जुट जाए। संसार में विनाश के दुख को पीछे छोड़कर नवनिर्माण के स्वर उभरने चाहिए, तभी निर्माण होता रहेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको कविता समझ आ गई होगी और कविता का मूल भाव भी समझ आ गया होगा।
आप इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिख पाएंगे। लर्निंग आउटकम्स जो मैंने आपके साथ शुरू में शेयर किए थे कि आप इस कविता को पढ़ने के बाद कविता के संदेश को स्पष्ट कर पाएंगे। मुझे आशा है कि अब आप बता पाएंगे कि लगातार पुरुषार्थ करने व भविष्य के प्रति आशावान बने रहने का जो कविता का संदेश हमने पढ़ा, आप उसे स्पष्ट कर पाएंगे। प्रयत्न से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आप इसे प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण द्वारा बता पाएंगे। कविता में आए तत्सम शब्द क्रोध, नभ, नव निर्मित के तद्भव रूप आपको पता चल गए हैं। आप उन्हें लिख पाएंगे और कविता का मूल भाव भी आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे। धन्यवाद।